विद्वान कवि डॉक्टर प्रशस्त मित्र शास्त्री जी, आपका स्वागत है। आपने एक नई विधा का जन्म दिया है। संस्कृत में 3 प्रकार से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये विधाएं थी। उसके बाद आपने इसमें एक हास्य विधा, जो व्यंग्य विधा ही है, उसको एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में प्रस्तुत किया। आप संस्कृत सेवा कब से आरंभ किए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों को दीजिए। वास्तव में मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल अयोध्या में हुई और उसके बाद मैं बनारस में पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के आश्रम में संस्कृत का गूढ़ गहन अध्ययन करने के लिए गया। वहीं से मैंने शास्त्रीय आचार्य परीक्षाएं भी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से दी और मुझे लगा कि तमाम भाषाओं में लोग रचना कर रहे हैं, लेकिन वह सामयिक रचना संस्कृत में बहुत कम हो रही है। तो मैंने वहाँ पढ़ते हुए सोचा कि जब भी मैं संस्कृत का अच्छा वक्ता, लेखक बन जाऊँगा तो इस विषय को अवश्य संपूर्ण करने का प्रयास करूँगा। तो मूलतः मेरी शिक्षा अयोध्या और वाराणसी के ही स्थानों में हुई। वहीं से मेरी सारी डिग्रियाँ, अध्ययन, यहाँ तक पीएचडी भी मैंने काशी विद्यापीठ से किया। तो ये हमारा शैक्षणिक बैकग्राउंड रहा। तो छात्र जीवन से ही लेखन आरंभ किया था? छात्र जीवन से। एक बार ऐसा हुआ कि संस्कृत विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन था। वहाँ उसकी अध्यक्षता पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उस समय हिंदी के बड़े अच्छे विख्यात आलोचक, निबंधकार और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर भी हुआ करते थे संभवतः। तो मैं अक्सर देखता था कि हिंदी कवि सम्मेलनों में बड़ा अच्छा हास्य व्यंग्य लिखा जाता है और कवि सम्मेलन प्राय जमते ही हास्य व्यंग्य पर है। हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं में भी शायद होता होगा, अन्य भाषाओं के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो मेरी इच्छा हुई कि संस्कृत में क्यों न लिखा जाए। उन दिनों संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की पूर्व संध्या पर अक्सर कवि सम्मेलन का आयोजन होता था। चरण सिंह जी की प्रधानमंत्रित्व काल था, उस समय चल रहा था। तो मैंने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे थे, अरे भाई ये संस्कृत कवि सम्मेलन है, यहाँ देवी देवता की स्तुति मंगल पाठ हो रहा है। कारण ये थे कि जितने भी आते थे वहाँ पर काव्य पाठ करने वाले सभी लोग कवि राम जी की प्रशंसा, गंगा जी की आरती, हिमालय की वर्णन। तो देख के कह रहे थे ये कवि सम्मेलन है या ये स्तुति गीति मंगल पाठ हो रहा है। इसी बीच में पंडित जगन्नाथ उपाध्याय, एक वहाँ के बौद्ध दर्शन के थे, उनका एक और सुन लीजिए आप, वो मेरा नाम उन्होंने स्थापित। चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, तो हमने एक श्लोक लिखा, स्थिता प्रधानमंत्रित्व केवलम कार्यवाह के। उनको संसद का एक दिन का भी विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था। स्थिता प्रधानमंत्रित्व केवलम कार्यवाह के विशिष्टम नीति विषयम निर्णयम कर्तुम अक्षमा। और चरण सिंह पदासीना सर्वथा शोभते तथा सिंदूरस्य यथा बिंदुर विधवायास्तु मस्तके। यह सुनना था कि ठठा करके हंस पड़े, ये चीज़ होती है, ये काव्य है। ये संस्कृत वाले लोग जो सामयिक चीज चल रही है, आज चल रहा है, क्यों नहीं लिखते हैं। और मुझे बुलाया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और पीठ थपथपाई। मुझे लगा कि इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा लेखक जो मेरी पीठ थपथपा के स्वागत कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, तो मुझको इसी विषय पर, इसी विधा पर लिखना चाहिए। और फिर वही हुआ। उसके बाद में संस्कृत कवि सम्मेलनों में प्रायः हास्य व्यंग्यकार के रूप में मेरी उपस्थिति दर्ज होने लगी। वैसे आपने हास्य में प्रभुत रचना की और सर्वाधिक रचना जहाँ तक है हास्य विधा में ही है, लेकिन आपने कथा साहित्य पर भी लेखनी चलाई है और गीत भी आपने रचना की। संस्कृत में बहुत गीत हैं और बच्चे उसको प्रायः गाया करते हैं। आपकी रचनाओं में सबसे पहली रचना कौन सी है? यह आपने प्रश्न अच्छा किया, क्योंकि मेरी प्रसिद्धि प्राय व्यंग्य और हास्य इसी रूप में होती है, लेखन के रूप में। लेकिन वास्तव में सबसे पहले मैंने जो रचना की वो गीत ही थी, गीत ही था, वो गीत काव्य ही था। और मेरी जो पहली पुस्तक अभिनव गीतमाला वो प्रकाशित थी सन 1975 में। उस समय तक मैं हास्य व्यंग्य पर कोई विशेष नहीं लिखता था। हुआ ये कि एक
संस्कृत विद्यालय कार्यक्रम में गया तो वहाँ पर एक लड़का संस्कृत का गीत गा रहा था। यद्यपि गीत बड़ा अस्त व्यस्त था, उसका छंद या लय कुछ अस्त व्यस्त प्रतीत हुआ हमको। और उसी बीच में एक और लड़का आया और एक हिंदी में गीत उसने गाया, वो बिल्कुल फिल्मी धुन पर था। ये देख कर मुझे लगा कि अरे इस फिल्म के धुन पर गीत क्यों नहीं लिखा जाता है, लिखा सकता है। एक फिल्म आई थी राजा और रंक, उसमें उस समय खूब गीत प्रचलित था, फिर की वाली तो कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपने जवान से। तो मैंने कहा कि ये धुन तो बड़ी मशहूर है और लेकिन है कठिन। और एक और धुन जो चलता थी कि सावन का महीना पवन करे शोर। ये दो धुनें हमारे दिमाग में थी कि इन दो धुनों पर गीत बनाया जाए। तो फिर जब अगले बार उस विद्यालय का वार्षिकोत्सव था तो उस लड़के से मैंने कहा तुम हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हो और हम चाहते हैं कि ये गीत गाओ तुम, सावन का महीना पवन करे शोर, ये उसकी तर्ज थी। नहीं गुरुजी गाऊंगा, लगा बुद्ध सिद्धस्त था संगीत में। तो उसी तर्ज पर मैंने एक गीत लिखा, उसके 2-4 लाइनें सुन लीजिए, आपको लगेगा कि देखो। जी जी। हिंदी गीत का तो ये है कि सावन का महीना पवन करे शोर, जीरर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। अब यह जो लय थी मेरे मन में रात दिन आती थी, कोई ऐसा किया जाए। पहली बार रचना कर रहा था इस धुन में, तो 3 दिनों बाद मेरे मुख से एकाएक वो पूरा वही धुन, चेतसि वेद ज्योतिर ज्वालय रे प्रभो, चेतसि वेद ज्योतिर ज्वालय रे प्रभो, शरणं त्वं हि मदीय मह्यं ज्ञानं देहि विभो, पश्य भुवनमेतत् तमोभिरशेषं, पूर्णं भवति न तु प्रभवति नेत्रम्, हो जगति ज्ञान ज्योतिर्ज्वालय रे गुरो। यह लय छंद ताल बिल्कुल उसी धुन के परंपरा में ऐसा सेट हुआ कि जब उस लड़के ने अपने विद्यालय के उस फंक्शन में इस गीत को गाया बहुत ही अच्छे, तो इतना ज़्यादा तालियां बजी, इतना ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर हर्षनाद किया। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी अन्य लोक में हूँ। और फिर जब बताया गया कि भाई पहली बार इस प्रकार की फिल्म के धुनों में गीत बनाने वाला कौन व्यक्ति है, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने मुझको बुलाया मंच पर, बड़ा सम्मान हुआ। तो इस सम्मान ने या इस प्रोत्साहन ने मुझको इस प्रकार के गीत लिखने को प्रेरित कर दिया। और उसी का परिणाम था सन 75 में जो पहली पुस्तक निकली, उसमें उसका शीर्षक था अभिनव संस्कृत गीत माला। जी। अक्सर लोग मुझे समझते हैं कि मैं कथाएं लिखता हूँ, व्यंग्य लिखता हूँ, हास्य लिखता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी पहली रचना गीत ही की थी। यूँ तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह कथा साहित्य पर मिला है और प्रसिद्धि आपकी व्यंग्य विधा के लिए है। किसी ऐसी संस्था के द्वारा जो साहित्य अकादमी को ही लें, देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था है, उसने कथा साहित्य को तो सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन व्यंग्य विधा को उसने व्यंग्य नहीं माना, आपको सर्वश्रेष्ठ कृतियों में नहीं गिना कभी। क्या आपने कभी ऐसा आवेदन या कुछ ऐसा नहीं किया था इस विधा को लेकर के? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। वास्तव में संस्कृत में भी कहा जाता है कि गद्यम कविनाम निकृष्टम पदंती। मुझको भी नहीं लगता था कि मुझे कथा साहित्य पर पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि मेरी प्रसिद्धि तब तक हास्य और व्यंग्य प्रधान काव्य रचना के लिए काफ़ी हो चुकी थी। खासतौर से संस्कृत के काव्य मंचों पर मेरी उपस्थिति, जब ये पुरस्कार घोषित हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कारण ये है कि इस पुरस्कार के लिए स्वयं आवेदन नहीं करना पड़ता है। क्या उनका सिस्टम मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत छन करके और चयन करके किस प्रकार से नाम आता है। तो जब आया तो मैंने सोचा कि कथाओं पर कैसे मिला। जब मैं पुरस्कार लेने गया तो उसके पहले एक परिचयात्मक संवाद वहाँ होता है, तो लोगों ने बताया, और उस संवाद में आश्चर्य की बात है डॉक्टर नामवर सिंह भी मौजूद थे, जो हिंदी के स्वयं वहाँ पर हिंदी साहित्य के भी मूर्धन्य विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत में प्रायः लोग काव्य ज़्यादा लिखते हैं और कहानी कोई लिखता ही नहीं है। और जब कहानी पर बात आई तो अक्सर मेरा ख्याल है
15 या 20 वर्ष के पश्चात पहली बार किसी गद्य पर, वो भी कहानी पर पुरस्कार मिला। उन्होंने मेरी कहानियों का अनुवाद देखना चाहा। उन्होंने कहा अनुवाद तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं संस्कृत थोड़ी बहुत जान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने जो कहानियाँ लिखी तो बिल्कुल मॉडर्न है, हिंदी कहानियों से बहुत मैच करती हैं, जनजीवन के साथ आसपास है। लोग कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह साहित्य समाज का दर्पण कथा साहित्य में ही होता है। और उन्होंने कहा कि हो सकता है हास्य व्यंग्य में भी कहीं प्रतिध्वनि होती हो समाज में, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना सशक्त लेखन जो आपने किया है, क्योंकि वो स्वयं संभवतः उस पुरस्कार समिति में थे, भले ही हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हों लेकिन साहित्य अकादमी के मेंबर भी थे, और मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं इस चयन में उनकी भूमिका रही होगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके पुस्तक का अनुवाद या भाव कई लोगों से पूछवाया, देखा, तो मुझे लगा कि साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो आज का जो समाज है इस साहित्य संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं प्रतिबिंबित हो रहा है। यह सोच करके फिर हमने इस पुस्तक के बारे में विमर्श स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये बात सही है कि प्रतीति तुम्हारी हास्य व्यंग्य में रही, लेकिन जो साहित्य अकादमी ऐसा एक तरह से अच्छा पुरस्कार, प्रसिद्ध पुरस्कार जो प्राप्त हुआ मुझको, वो कहानियों पर ही मिला है। उस पुस्तक का नाम है अनभिप्सितम। अनभिप्सितम, और उसकी जो कथाएं हैं उसमें करुण रस की प्रधानता है और संवेदना उसमें बहुत ज़्यादा है। जैसा कि उसमें मैंने कहानी एक पढ़ा और एक रोगी की कथा है उसमें, वो क्या कहानी, कैसे आपके मन में वो विचार उपजे? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बहुत सही है। वास्तव में इसमें जितनी कहानियाँ हैं प्रायः नारियों के संदर्भ में ज़्यादा, एक आध दो कहानी को छोड़ करके सारी बैकग्राउंड, सारी पृष्ठभूमि, सारा ताना बाना जो बुना गया है वो महिलाओं के संघर्ष की गाथा है उसमें। खास तौर से आज के युग में किसी महिला का विवाह नहीं होता है, या पति से विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, या बच्चे बाहर विदेश पढ़ने चले गए, अकेली पीड़ा झेल रही है वो, या वृद्ध हो गई है, दो पति पत्नी दोनों वृद्ध हैं, कोई सहायक नहीं है। तो यह सारी चीज़ें देख करके हमको लगा कि महिलाओं पर इस कथा को अपने संग्रह को मैं प्रस्तुत करूँ। इसमें एक दो कहानियाँ ही केवल ऐसी हैं जो पुरुष प्रधान हैं। सारी इन कहानियों की जो मूल चरित्र है या नायिकाएं, जो भी कुछ कहिए आप, वो इस, और वैसे भी जो काव्य का जन्म होता है वो तो करुण रस से होता है। संपूर्ण काव्य की उत्पत्ति वाल्मीकि के मुख से जो करुण आवाज़ निकली, या एको रसा करुण है, वो हमारे उत्तर रामचरित के भवभूति ने कहा। तो कविता या कोई भी साहित्य का जन्म, वो उसका जो थीम है, उसका जो मूल बीज है, वो निश्चित रूप से करुण रस होता है। तो ये बात आपने सही कही कि सारे इन मानसिक संघर्षों को, मनोवैज्ञानिक संघर्षों को जो महिलाओं के पृष्ठभूमि में है, कि कहीं न कहीं वह करुण रस से आप प्लावित होता है। इसीलिए जो पहली पुस्तक का नाम अनभिप्सितम है, लेकिन जो पहली कहानी इसकी है, उस कहानी में भी जो महिला पात्र है, जो अपने बीमार पति का उस प्रकार से इलाज भी नहीं कर सकती है, अशक्त है, उसको पुरस्कार भी मिलता है, पुरस्कार सारे कैंसर संस्थान को दान कर देती है। तो करुण के साथ साथ हमने एक समाज को संदेश भी दिया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और पुरस्कार मिलने पर भी इतने बड़े पुरस्कार को मैं क्या करूँगी, मेरा पति चला गया है, तो सारा उस संस्थान को दान दे देती है। तो केवल करुण की उत्पत्ति मेरा लक्ष्य नहीं रहा है कि हृदय में करुण रस उत्पन्न हो, अपितु उसकी परिणति समाज में कैसे होती है, इस चीज़ को हमने व्यक्त करने का प्रयास किया है। सर संभवतः डॉक्टर नामूर सिंह जी इसी बात कहा करते थे। वो कहा करते थे कि संस्कृत में तो जो लिखा जा रहा है वो राजा रानी किस्सा कहानी सब वही पुराना है, जो आजकल का है कुछ नहीं है, और इसीलिए वो मुझे पसंद भी उन्होंने किया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इस पुरस्कार के लिए उन्होंने काफ़ी स्वयं भी अपनी रुचि परीक्षा दिखाई। बाकी तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है 10-15 साल तक किसी भी व्यक्ति को गद्य में या कहानी पर कोई पुरस्कार नहीं मिला, और आज भी मुझे नहीं मालूम है 8-10 वर्षों तक किसी को मिला, क्योंकि जो रिसर्च करते हैं बच्चे, इस पुस्तक पर भी रिसर्च किए लोगों ने, तो उनकी मैंने भूमिका देखी। PhD जो कर रहे थे कि साहित्य अकादमी अवार्डेड जो पुस्तकें हैं, तो उन्होंने देखा इसके भी 14-15 साल पहले और 14-15 साल बाद कोई भी हम गद्य साहित्य पर पुरस्कार मिलता हुआ, जब मैंने स्वयं उनका लिस्ट देखी, उनकी भूमिका देखी, तो मुझे लगा कहीं न कहीं मेरा यह रचना सफल हुई है। लेकिन वास्तव में जो ख्याति मिली वो मंच पर मिलती है,
यह तो एक विशिष्ट काव्य है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। लेकिन काव्य में मंच पर आपने 2-4 लाइनें पढ़ी, ताली बज गई, वाहवाही मिल गई, तो यद्यपि क्षणिक होता है, लेकिन उत्साह उसमें प्राप्त होता है हमको। आप तो मंचीय कवि भी हैं और लेखन भी आपका बहुत है। कितनी पुस्तकें हैं जिस पर अभी तक पुरस्कार मिल चुका है और कहाँ कहाँ से मिला है? और ये भी आपका प्रश्न इसलिए भी सार्थक लग रहा है कि मैं तो संस्कृत संस्थान की ही इस पुस्तकालय में बैठा हुआ हूँ। सर्वाधिक पुरस्कार तो जो मिले मुझको तो संस्कृत संस्थान नहीं दिए। और यहाँ तक सबसे पहला पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, हास विलास पुस्तक पर विशेष पुरस्कार उन दिनों 5,000 का हुआ करता था, 1,000 के शायद विविध पुरस्कार होते थे। तो पहला पुरस्कार, विशेष पुरस्कार हमको हास विलासा पर मिला। और प्राय सारी किताबें यदि चाहे विशेष पुरस्कार हो गए या नामित पुरस्कार हो, नामित पुरस्कार हमको अनभिक्षितम पर ही मिला, जो साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत हुआ था। तो नामित पुरस्कार बाद में तो समस्त रचना संसार पर वाल्मीकि पुरस्कार भी हमको दिया गया, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन दिल्ली संस्कृत अकेडमी का हमको पुरस्कार मिला हास विलास पर ही। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी का जो उनका एक विशेष पुरस्कार होता है संस्कृत के, कालिदास पुरस्कार, वो भी हमको मिला हास विलासा पर। राजस्थान संस्कृत अकेडमी का माघ पुरस्कार, वो भी उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था, उस समय हुआ करता था। अभी वो भी बड़ा पुरस्कार है लेखन पर, वो मिला हमको। और इसी प्रकार से अन्य संस्थाओं ने भी पुरस्कृत किया। लेकिन एक बात है, जब मैं कहीं गया तो लोग कहते थे कि इस उदाहरण के लिए छोटा सा श्लोक सुना रहा हूँ मैं। यद्यपि यह श्लोक हमने राजस्थान में जब मुझे पुरस्कार मिला तो लोगों ने कहा जो आप ये रचना करते हैं इसमें समाज का प्रतिबिंब कैसे होता है, जरा दो एक पद्य सुनाइए हमको। यद्यपि वो पुरस्कार भी मुझे गद्य पर ही मिला था। तो हमने एक बात उनको कही कि 2 लाइन का श्लोक सुन लीजिए, तो इसके माध्यम से आपको पूरा बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। इस 2 लाइन के श्लोकों या 2 श्लोकों का जो बैकग्राउंड है वो ये है, एक ग्वाला है और उसके गाय देती है 2 लीटर दूध, तो बेचता 3 लीटर है। तो एक आदमी ने पूछा कि ददाति तौ गौर दुग्धम केवलम लीटर द्वयम और विक्रीणांसी कथम तावत तदा तुम लीटर त्रयम, 3 लीटर कैसे बेचते हो? तो क्रेतु प्रश्नम श्रुत्वा, खरीदार के इस प्रश्न को सुन करके, क्रेतु प्रश्नम श्रुत्वा गोपालः प्रत्युवाचयत, वाले ने सहजता सूत्र दिया कि गंगा मातु कृपा सर्वा तत्प्रभावेण सिद्धिति। अरे भैया मैं तो गंगा जी का भक्त हूँ, उन्हीं की कृपा है। नहीं, स्थिति यह है कि आज समाज में गलत काम भी करते हो तो भगवान और गंगा के नाम करते हो। तो जब लोगों ने सुना कि ये बात तो सही कह रहे हैं भाई आप, यह बात बहुत छोटी सी है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर गई कि बात बहुत थोड़ी सी है। इसी तरह से बहुत हमने एक और प्रयास किया, प्रयोग किया, वो ये है कि जो प्राचीन जितनी भी सूक्तियाँ हैं, खासतौर से सुभाषित हैं, जिनको लोग अक्सर याद करते हैं, पढ़ते हैं, उनको अपने श्लोक, हाँ, अपने श्लोक में करके आज का जो माहौल है इसको ध्वनित। उदाहरण के लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जनान। ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता था, बचपन में पंचतंत्र जो पढ़ता था याद था। मैंने इस श्लोक का विनियोग व्यंग और हास्य प्रदान करते हुए आज की जो परीक्षा की प्रवृत्ति है, नकल की प्रवृत्ति है, सामाजिक कुरीति है, इस पर हमने व्यंग किया। और यही छंद है, लेकिन अंतिम लाइन का प्रयोग वही सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। कि विद्यालये भवति शांतियुता परीक्षा प्रारब्धवान अनुचितं त्वथ कर्म चैकः और दृष्ट्वा तु छात्रमथ कक्ष निरीक्षकस्तं ऊचे यदा किमपि तम प्रतिरोध कामा। रोकना चाहा तो छात्रो जगाद सहसा कुरु नैव विघ्नं, गुरु जी विघ्न मत कीजिए। त्यक्ष्यामि नानुकरणम, ये अनुकरण तो नहीं छोड़ूंगा मैं। त्यक्ष्यामि नानुकरणम च गुरु यतो ही, आपने मुझे सिखाया है क्या कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना और प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रति, अब देखिए इसके आनंद है।
जी ये प्राचीन सुभाषितों का उद्धार भी है और काव्यगत मनोरंजन भी है और एक सामाजिक बुराई पर भी एक इशारा है। जी लेकिन हमारे सारे श्लोक ऐसे नहीं, कुछ तो केवल कविता जमाने के लिए होते हैं, मन से जमाने के लिए। उदाहरण के लिए एक श्लोक सुन लीजिए, वो भी अब आप इसमें कहेंगे क्या संदेश है। संदेश नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कविता सुनिए, आनंद लीजिए। एक आदमी की नई नई शादी हुई तो उसका मित्र उसके घर आया, तो उसने कहा कि अरे भाई, तुम शादी से पहले भी कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, बर्तन मलते थे, आज भी देख रहा हूँ वही काम कर रहे हो। पहले तो अपने ही करते थे, पत्नी का भी करते हो। कविता के बैकग्राउंड है। अब देखिए, इस पर हमने जो कल्पना की वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक की पंक्ति है। उसी पंक्ति का हमने अंतिम विनियोग करते हुए इसको, तो क्या है कि भार्याया पाद संवाहम, पैर दबा रहे हो। कहाँ तो पत्नी पैर दबाती है, पति का उल्टा काम चल रहा है। भार्याया पाद संवाहम वस्त्र प्रक्षालनम तथा प्रत्यहम, कहीं बीमार पड़ जाए तो कर दिया करो, रोज ही कर रहे हो। तो प्रत्यहम वीक्ष्य कुर्वन्तम देवदत्तम मनस्विनम पप्रच्छु कारणम तत्र सखायो विस्मिता यदा असौ तान उक्तवान एवं तदा गंभीरया गिरा। बड़ी गंभीरता से उत्तर, ऐसा क्यों करता हूँ मैं। कहा उसने कि देवान प्रीणयितुम कांक्षे, देवान प्रीणयितुम कांक्षे शास्त्रेषु कथितं यथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। अब देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता संस्कृत में ही नहीं, अभी तो भाषा में, हिंदी भाषा में, अन्य भाषाओं में एक बड़ा प्रसिद्ध जुमला सुभाषित, और जो आज तो नारी शक्ति का पूजन हो रहा है, लेकिन इसका उपयोग हमने इस रूप में करके हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तो हमने प्रयास ये भी किया है। आपके श्लोकों में देवदत्त जो है एक पात्र के रूप में आता है। ये देवदत्त वही व्याकरण में जो देवदत्त यज्ञदत्त है वही है, और उसी को आपने यहाँ एक पात्र इसके प्रेरणा हमको मिली जब हमने एक निबंध पढ़ा था शक्तून पीव देवदत्त, जी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। जी जी तो कहते हैं पूरे व्याकरण शास्त्र में देवदत्त चोरी करता है, देवदत्त देर में उठता है, देवदत्त मार खाता है, देवदत्त सत्तू पीता है फिर भी मोटा रहता है। तो ये सब देख के हमको, हाँ, देवदत्त हमको लगा कि ये एक तरह से हम देवदत्त को कॉमन तरह से, कॉमन नाम की तरह किसी तरह से हम इसको प्रयोग करें, इसलिए प्रयोग किया। उसके पीछे और कोई भावना नहीं है। हम क्यों किसी नए नाम को लेते जो शास्त्र में चर्चा चल रही है, देवदत्त देवदत्ता, जैसा आपने कहा कि देवदत्ता दीवाना भूंगते पुनर्विपिना, तो हमने इसीलिए देवदत्त और ये जित्त का प्रयोग किया है। आपसी संवादों में देवदत्त जित्त का प्रयोग हमने किया है। तो ये भी एक हमारा अपना। आपकी जो ये हास्य कविताएं होती वो एक ही श्लोक में पूरे अर्थ को कह जाता है, अक्सर ये स्थिति होती है, ऐसा कैसे कर पाते हैं? बात सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि केवल कभी ये कुछ श्लोकों में हो पाता है, लेकिन अक्सर होता है कुछ लंबे लंबे जब पद्य लिखते हैं उनमें भी हो पाता है। लेकिन वो बात सही है। कारण ये है कि जितने हमारे सुभाषित प्राय एक या दो श्लोकों में होते हैं, तो अगर मैं ज़्यादा करके फिर उसको कई श्लोकों में बांधूँ तो फिर वो आनंद नहीं आएगा, काव्य का आनंद नहीं आता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो उसका, जिस उदाहरण के लिए कि अंगीकृतम सुकृतनः परिपालयन्ति, बड़ा प्रसिद्ध है कि हम जो विद्वान व्यक्ति जिसका अंगीकार कर लेता है। अब इस अंगीकृतम सुकृतनः परिपालयन्ति, इस रित्म को, वाक्य को या सुभाषित को या एक लाइन के इस चीज़ को मैं अगर बहुत लंबी कविता की बात करूँगा तो आनंद नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि श्लोक जो 4 लाइन को होता है, अब इसमें हमने क्या किया देखिए आप जरा, और कैसे हमने किया। मध्यम च मांसमथ दुर्वचनम तथैव त्याज्यम त्वया, त्याज्यम त्वयेति गुरुणा बहुधोपदिष्टः, शिष्यो ब्रवीति नहि शक्यमिदं गुरुजी, शिष्यो ब्रवीति नहि शक्यमिदं यतो हि अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति, अंगीकृतं सुकृतिनः। एक और रोचक बात बताऊं। एक बार मैं चित्रकूट में, मेरा कुछ बैकग्राउंड विचारधारा का, प्रगतिशील विचारधारा का आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज होने के कारण देखता हूँ कि ढोंग पाखंड, देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर व्रत त्यौहार, हरि ज्योतिष, गणेश ज्योतिष, इतना ज़्यादा गुरुडम है
तो उस प्रगतिशील विचारधारा को मैं संस्कृत में कैसे प्रकट करूं। मेरा एक, तो मैं एक बार चित्रकूट में गया, एक बार क्या कई बार गया, तो वहाँ एक ज्योतिषी थे, वो यह संस्कृत की कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते थे। मैं 5-7 साल लगातार गया। मैं जब भी जाता था तो कहते तो आज समझिए आया, तो आज समझ में आया जैसे गाली दे रहे हैं मुझको, जैसे आज समझ कोई गाली। अरे मैंने कहा भाई देखिए हमारा भी एक पंथ है, एक विचार है, विचारधारा है। लेकिन वहाँ के बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे वो जी और अच्छे थे ज्योतिष, उनका अच्छा ज्ञान था, हम भी उनका आदर करते थे। तो हमने उनसे कहा देखो भाई आप ऐसा बोलते हो कि जैसा उपेक्षित या गाली की तरह समाजी, लेकिन उनको समझ में नहीं आई बात। अब मैंने सोचा इनको कैसे ठीक करूँगा। उनका नाम था आचार्य नागेश्वर, बड़े प्रसिद्ध, अब उनका देहांत हो गया, जी आचार्य नागेश्वर। तो उस बार मैं जब सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे तो मेरे मुक्तक सुनाया, और ये भी 4 लाइन का है जैसे आपने कहा, और एक लाइन में सारा आनंद हास्यबोध हो जाता है। तो मैंने कहा कि नाम कभी कभी बड़े लोगों के विचित्र होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि शार्दूल देवो नाम है, जी और गजराज सिंह हो, हरीश, नागेश्वर, नागेश्वर उनका नाम था। तो हमने कहा लोगों से मैं नामों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप नामों के अर्थों पर ध्यान दीजिएगा कि शार्दूल देवो, गजराज सिंह हो, हरीश, नागेश्वर, राजहंसा, आकर्ण्य नामानि एवं विधानी, आकर्ण्य नामानि विचारेयत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप। अब ये मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति इतना प्रसिद्ध वाक्य है, जी जैसा आपने कहा कि एक ही पद्य में कैसे कर लेते हैं। लेकिन वो नागेश्वर के पहले जो 2-3 शब्द हाँ, जोड़ दिए, इससे एकदम अर्थबोध अर्थ हो जाता गया है, अर्थबोध कि हो जाता कथ्य क्या है यहाँ कथ्य क्या पर। है। जी जी। हाँ, चलिए और ये तो हास्य व्यंग्य विधा का हुआ है। इसके बाद आपकी रचनाओं में सर्वाधिक सबसे अच्छी रचनाएं कौन सी है, आपके ही मुंह से हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि रचनाओं में अभिनव संस्कृत गीतमाला का आपने चर्चा तो किया ही है, हास विलासा है, कोमल कंटकावली है, अनाघ्रातम पुष्पम है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे है, अनभीप्सितम कथा संग्रह की चर्चा हो ही गई है, व्यंग्यार्थ कौमुदी है। इन पुस्तकों में से मामकीनम गृहम है, परिहास विजल्पितम है, इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय या आपके लिए सबसे अच्छी जिसको आप रचना मानते हो, सर्वाधिक प्रिय। तो आपने वैसे तो होता है पिता के लिए सभी पुत्र बराबर, और एक रचनाकार के लिए सभी पुत्र ही हैं, लेकिन उसमें से प्रश्न आपका सही है, लेकिन ये तो वास्तव में ऐसा प्रश्न है जो मैं स्वयं भी इसमें दिग्भ्रांत हो जाऊंगा। कारण ये कि जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला वो हमको कथाओं पर मिला, मंचों पर उपस्थिति हुई या ताली बटोरा या यश मिला वो हमको हास्य व्यंग्य पर मिला। इसके अलावा गीत संगीत के जहाँ कार्यक्रम होते थे तो हमारे फिल्मी धुनों में बजते हुए जो गीत थे लोगों ने आज भी याद करते हैं और बजाते थे। अब तो उतने कम नहीं चलते हैं। आजकल तो जो फिल्में नई नई फिल्में आती हैं उनके गीत और ध्वनियाँ बस 2-4 महीने में गायब हो जाती हैं। उस समय चिरंजीवी होती थी, सारे फिल्मी धुनों के गीत भी और बनाया था हमने उन दिनों, खैर वो खूब चले। तो बात तो सही है, लेकिन हमको आप चूँकि आप पूछ ही रहे हैं ये कौन सा है, तो मुझको अपनी पुस्तकों में सबसे अच्छा व्यंग्यार्थ कौमुदी लगता है। व्यंग्यार्थ कौमुदी ही मैंने इसीलिए सोचा कि जो पहली बार मेरी पुस्तक का हिंदी अनुवाद हुआ तो मैंने उस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद सहित और कोई पद्यानुवाद सहित ही मैंने व्यंग्यार्थ कौमुदी को प्रकाश में लाया। व्यंग्यार्थ कौमुदी की विशेषता सबसे बड़ी है इसमें 3 अलग अलग पार्ट हैं, और कुछ ऐसी कविताएं हैं जो हास्य व्यंग्य तो नहीं, गंभीर कविताएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो हास्य प्रधान है, कुछ व्यंग्य प्रधान है। तो और दूसरी बात यह है कि कौन अच्छी लगती है आपने कहा, लेकिन चूंकि पाठकों को अच्छी लगी इसलिए मुझको भी अच्छी लगी। इसके 3 संस्करण निकल चुके और किसी पुस्तक में 3 संस्करण नहीं निकले। एक कोमल कंटकावली थी, उसके 2 संस्करण निकले। व्यंग्यार्थ कौमुदी की इतनी ज़्यादा व्याप्ति हुई, प्रसिद्धि हुई, लोग जनता में लोकप्रिय हुआ, तो वो हमको ज़्यादा एक तरह से अभिभूत करता है। उसके तीसरा संस्करण मुझे लगा कि पाठकों ने शायद इस पुस्तक को सराहा। ये भी हो सकता है क्योंकि बाईं ओर संस्कृत है, दाईं ओर हिंदी अनुवाद है, और आजकल भी चाहे वो आप एमफिल कीजिए, पीएचडी कीजिए, छात्रों की जो स्थिति है उस स्थिति में अगर उनको हिंदी अनुवाद किसी पुस्तक का मिल जाता है सही तो वो रोचक लगता है।
और अब जिससे इससे व्यंग्यार्थ कौमुदी में हमने एक लिखा, उसको मैं सुना कहीं, अब चाहता हूँ कि आपके इस कटाक्षेप करूँ जी इस कार्यक्रम का, कि हमने उसमें एक कल्पना की कि अक्सर नेताओं को लोग बुलाते हैं किसी भीड़ के कार्यक्रम में, कोई समापन हो, चाहे प्रारंभ हो गए, चाहे कोई किसी चीज़ का उद्घाटन करना हो गए। तो देखिए, इस माध्यम से हमने जो आज का राजनेता, जी आज की जनता की प्रवृत्ति, और उसके साथ साथ जो आज पूरे देश की जो राजनीतिक स्थिति है, पूरा हमने चरित्र उसका, जी जी एक बार रावण की पुतला स्थापित किया गया। वो पुतला लगभग 30 मीटर ऊंचा था, मतलब 100 फीट। और शाम का समय 5 बजे निर्धारित हुआ, 6 बजे अंधेरा होते ही इसको जलाया जाएगा। नेताजी कुछ स्थानीय नेताजी थे, प्रभावशाली थे, कुछ माफिया भी थे, दबंग भी थे, उनको बुलाया गया। 6 बजे का टाइम, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, नेताजी का आता पता नहीं। लोग परेशान थे, लोग स्वयं आग लगा जाना चाहते थे, लेकिन किसी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आयोजक भी परेशान थे, वो भी मना कर रहे थे, रुक जाओ, आ रहे हैं। ये कविता का बैकग्राउंड है जी। अब इस पर जो हमने किया है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आज के नेता, आज की जनता, नेताओं की प्रवृत्ति और पूरा एक तरह से बैकग्राउंड देते हुए हमने इसको लिखा। ये हमको बहुत पसंद भी आता है। अभी दीपावली इसी पिछले महीने थी और दशहरा भी था, तो वह बैकग्राउंड वो देखिए आप। दशम्याम, विजयादशमी, दशम्याम एकदा केचित् नेतारम अथ सादरम और दशाननस्य दाहार्थम समारोहे निमंत्रण जाते बहुविलंबेपि यदा नेता न चागतः जनतायास्तदा धैर्यं ध्वस्ति भवितुमुद्यतम् तदैव सहसा तत्र, बहुत विलंब से, तदैव सहसा तत्र नेता प्रकटितो भवत् और न च काचित् क्षमायाख्या न पश्चात्ताप भावना। विलंब का आने का कोई कुछ नहीं। और दंभाहंकार संयुक्त स गर्वोन्मत्त मानस धनुरुत्थाय, व्यवस्था थी, धनुष चलाएंगे, आगे बाण चलेगा। धनुरुत्थाय दाहार्थम सभा मध्य समुद्यत और प्रक्षेप्तुम अग्निबाणं च संकल्पम कृतवान यदा तदैव जनता मध्य ध्वनिरेवं श्रुतिंगत। लोगों के बीच एक आवाज आई, लोग भरे बैठे थे। क्या आश्चर्यम, देखो भैया सच की बात, आश्चर्यम महदाश्चर्यम जनाः पश्यन्तु साम्प्रतं दशाननस्य दाहार्थं रावण स्वयं आगतः। दशाननस्य दाहार्थं रावण स्वयं आगतः। तो यह व्यंग्य विलास में इसी तरह की अनेक कविताएं हैं। इन कविताओं, मुझे लगता है इन कविताओं को पढ़ करके लोगों ने सोचा कि तो हमारे समाज के, हमारे इर्द गिर्द के वातावरण के ज़्यादा नज़दीक है, और इसी कारण इसके 3-3 संस्करण निकले। क्योंकि आपने प्रश्न किया कि कौन सी पुस्तक ज़्यादा, तो मैं तो सोचता हूँ जो पाठक जिसको पसंद करते हैं, लेखक उन्हीं को इशारा करता है। तो इस प्रकार से व्यंग्यात्मक नहीं, इस श्लोक में 2 शब्द हैं पर्यायवाची, दशानन और रावण। और वहाँ रावण शब्द का आपने किया है तो रौती रावयतीति रावण, और उस प्रसंग के अनुकूल वो शब्द भी आप संयोजित करते हैं। ये और भी बहुत ही अच्छा है ये काव्य विधा में। एक अंतिम प्रश्न और है। मैं जब पढ़ता था बचपन में, उस समय हम गांडीबम पत्रिका पढ़ा करते थे, संस्कृत की पत्रिका होती थी, आज भी प्रकाशित है गांडीबम वाराणसी से। उसमें आपका वो व्यंग, आपका वो आप लिखे हुए सारे हास्य व्यंग की कविताएं हम लोग पढ़ा करते थे। देश के प्राय सभी पत्रिकाओं में, जहाँ तक कि हम देखते हैं आज भी जो पत्रिकाएं निकल रही सभी जगह से प्रकाशित है। कौन कौन सी पत्रिका है? भविष्य में यदि कोई बच्चे आपकी किताब के अतिरिक्त और खोजना चाहें रचनाओं को, तो उन पत्रिकाओं में से वास्तव में हमको जो हास्य व्यंग का पुस्तकों का रचना का जो सौभाग्य या अवसर मिला, इन पत्रिकाओं के माध्यम से मिला। क्योंकि पत्रिकाएं, हमने देखा कि पत्रिकाएं लोग पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन पत्रिकाओं का एक जीवन बहुत लंबा नहीं होता। तो मेरे दिमाग में यही बात कि जो प्रकाशित हो रही कवि का संग्रह होना चाहिए। संग्रह होने पर हो सकता है कुछ इसमें कविताएं तत्कालीन समाज के अनुकूल भविष्य नहीं जानते हैं लोग। तो उस समय गांडीबम बहुत व्यापक पत्रिका थी। वही अकेली मात्र उत्तर भारत में पत्रिका थी। राम बालक जी
विद्वान व्यक्ति थे और संस्कृत के प्रति समर्पित थे। उनके देहांत के बाद भी जगन्नाथ उपाध्याय जी और राधेश्याम जी इन्होंने इसको किया। तो वास्तव में मुझे उत्तर भारत में जो हमको ख्याति मिली, मंच मिला, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि आपके अध्ययन काल के समय भी वो छपता था, उसने मुझे ज़्यादा ख्याति प्रदान कर दी। मेरे दिमाग में तभी आया कि जब भी अब अन्य पत्रिकाओं में लिखने लगा, फिर दिमाग में आया कि जब भी होगा भविष्य में हो सकता है कुछ इसके व्यंग ऐसे हो गए जो, अब जैसे उदाहरण के लिए जब प्रेस का बिल आया गया, जगन्नाथ मिश्र ने वहाँ पर किया, उसके प्रेस के ऊपर ताला लगा दिया जाए और वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें हमने एक लिखा था, मुझे याद नहीं है, अंतिम था कि जगन्नाथ नागनाथो जगन्नाथो जनता विषमात्मोति प्रेस विधेयकात्मकम वोट रूपात्मकम दुग्धम पायित्वाभ्यंगमा नागनाथो जगन्नाथो विहारे विहरत्य हो पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धन। तो जो प्रेस विधेयक था, आज उसका क्या स्वरूप है, क्या नुकसान है, हानि है, कुछ नहीं मालूम है। अब यह ऐसे व्यंग तो तत्काल में ही समझ में आ सकते थे, जो तत्काल था। कुछ ऐसे व्यंग हमने लिखे कवि सम्मेलनों में जो बहुत ज़्यादा रोचक थे। मुझे याद है, मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में एक बार गया था, उसमें पूरे समाचार पत्रों में मोनिका लेविंस्की और क्लिंटन का प्रकरण छाया हुआ था, और यहाँ का आदमी गंगा आरती कर रहा है, हिमालय स्तुति कर रहा है, राम अयोध्या। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इसको करना चाहिए जो आज का सामयिक चीज़ हो। भैया सामयिक संदर्भ जो अक्सर लोग समझते हैं कि जो भाषा वही गीता रामायण महाभारत की है, आज कुछ लिखा पढ़ा नहीं जा रहा है, वही पुराने युग में लोग जी रहे हैं। लोग गलत भी नहीं सोचते हैं, जब आप यही सब लिखेंगे, वही पुराना पढ़ेंगे, तो होगा ही कि आज को लिखा ही नहीं जा रहा। तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि जो बिल क्लिंटन छाया हुआ है, मोनिका लेविंस्की छाई हुई है, मैं इस पर व्यंग्य लिखूँ। तो कवि सम्मेलन में कई लोगों के बाद मेरा जब नंबर आया, तो उस समय नवभारत टाइम्स के और भी अन्य अखबारों के प्रतिनिधि थे, तो मेरे इस व्यंग को देख के चौंक गए। व्यंग 2 लाइन का केवल था। किसी पत्रकार ने पूछा, आप महान देश के सशक्त राष्ट्रपति हो के एक साधारण महिला कर्मचारी के साथ संबंध बना बैठे अपने ऑफिस में, आपने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा, वो ये उत्तर ही सुनने लायक है। प्रश्न किया पत्रकार ने कि मोनिकाम दृष्टवान, मोनिका लेविंस्की नाम था उसका, मोनिकाम दृष्टवान देवीं पत्नी त्वेन कथम भवान एवं श्री क्लिंटना पृष्ठा, पूछा गया। तो प्राह राष्ट्रपति तदा, क्लिंटन ने क्या उत्तर दिया कि समग्रेणापि राष्ट्रेण पतित्वेन वृतो यदा, तो मोनिकायाम कथम न स्यात् पतित्वम संभवम तदा। अरे भाई, मेरे पूरे देश ने मुझे राष्ट्रपति बनाया है, तो 10-5 मिनट के लिए मोनिका का पति बन गया। तो यह सुन करके इतनी ताली बजी, इतना ज़्यादा हाहाकार हुआ। तो लोगों ने कहा, अच्छा संस्कृत का व्यक्ति भी, आज जो लेटेस्ट चर्चा है, तो मैं ही चाहता था कि संस्कृत को बिल्कुल जीवंत बनाया जाए, सामयिक बनाया जाए, अर्थपूर्ण बनाया जाए, और जो आसपास का वातावरण ध्वनित किया जाए। हमने प्रयास किया कविता के माध्यम से, हास्य व्यंग के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। अगर मेरा यह प्रयास पाठकों को अच्छा लगेगा, तो मेरा प्रयास परिश्रम, समर्थक, सक्षम अच्छा समझूंगा, मैं सार्थक समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर स्मित शास्त्री जी। आप ही जैसे मूर्धन्य कवियों के कारण, चाहे कलानाथ शास्त्री हों, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र हों, प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी हों, एक बड़ी सी श्रृंखला है संस्कृत लेखकों की आधुनिक काव्य धारा में। और संस्कृत भाषा में लगभग सभी विधाओं पर, यात्रा वृत्तांत हो या और भी जो भी विधा संभव हो, उन सारे पत्र काव्य हों, उन सभी विधाओं में लिखा गया और प्रभुत मात्रा में ये लिखा गया है। और आपका यह हास्य व्यंग्य विधा में किया गया अवदान चिरस्मरणीय रहेगा। बहुत बहुत आभार।